1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों की बहादुरी को किया नमन। प्रदेश भर में भी मनाया गया विजय दिवस। युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की जयंती पर पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरोग्यम बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील की। कहा, रेल रोकने से आमजन को होगी परेशानी। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जीतकर बांग्लादेश की आज़ादी को सुनिश्चित किया था और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव गिरिधर वर्मा भी मौजूद रहे। आज के ही दिन 16 दिसंबर वर्ष 1971 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस निर्णायक युद्ध के बाद बांग्लादेश की आजादी और एक नए राज्य बांग्लादेश का निर्माण सुनिश्चित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर लिखा, विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को विजय दिलाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि आज विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पर कहा कि शौर्य व पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस पर भारतीय सेना के वीर जवानों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 1971 की जंग में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सैनिक आज भी उन दिनों को याद कर गर्व और आत्म सम्मान से भर जाते हैं। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अंबाला जिले के पूर्व सैनिकों ने डीडी न्यूज से बातचीत में युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। अंबाला छावनी के बंगाली मोहल्ला निवासी 96 वर्षीय सूबेदार सेवा सिंह बताते हैं कि उन्होंने किस वीरता के साथ 7 बमों को अपने हाथों से डिफ्यूज किया था। इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करते हुए शौर्य चक्र प्रदान किया। 1971 की लड़ाई लड़ी है आराम करने के लिए आगे हो आए हो बम के आगे हाँ करने के आगे आया है और 1971 की लड़ाई में एक और साक्षी ऑनरेरी कैप्टन मेहर सिंह ने बताया कि कैसे उनकी टीम ने एक पाकिस्तानी स्टार फाइटर को मार गिराया और एक फाइटर जेट को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 71 में 12:02 पे हमारे पर अटैक हुआ। पाकिस्तान के 2 जहाज आए, 104 स्टार फाइटर एंड F-86 बम्बर। उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। 104 स्टार फाइटर को बरनाला में हमने मार गिराया, वार किया और उनके पाकिस्तान के चक्के छुड़ाए। अगर हमें आज भी हमें कोई कहे फौज में भर्ती हो, फौज में लड़ाई के लिए चले, तो हम अभी भी तैयार हैं।
पाकिस्तान से युद्ध में एयरफोर्स ने भी पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब दिया था। एयरफोर्स में रहे ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर गुरदयाल सिंह ने बताया कि वे एयरफोर्स में टेक्नीशियन थे। युद्ध के समय उन्होंने दिन रात काम किया। हमें बहुत खुशी हुई कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। 1971 की जब लड़ाई हुई तो मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी। एज ए रेडियो ऑपरेटर मैं काम करता था वहाँ पे। जितना भी जहाज जाएंगे, जब जहाज वापस आता है उसमें जो स्नैग आता है उसको रिपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम ज़्यादा स्पेयर इक्विपमेंट तो होते नहीं थे। उसी को रिपेयर करके उसी टाइम अगले दिन फिर जहाज तैयार कर देना है। दिन रात हम लगे रहते थे। बहुत बढ़िया काम हुआ और चंडीगढ़ बेस ने बहुत पाकिस्तान का बहुत डैमेज किया। बहुत अच्छा लगा है और हमें बड़ी खुशी हुई बाद में कि हमने बांग्लादेश आज़ाद करवा लिया, पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। अंबाला शहर के जंडली के रहने वाले ऑनरेरी सूबेदार मेजर एस.के. पांडे ने बताया कि 1971 की लड़ाई के समय हमारी रेजिमेंट ने पाकिस्तान के अनेक जहाज को युद्ध के दौरान मार गिराया। जब भी मैं पुराने दिनों को याद करता हूं तो शरीर में एक जोश आ जाता है। मेन टास्क हमारा 1971 हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, भयंकर लड़ाई थी। हम एडी और हमारे इन्फेंट्री के जवान, आर्मर्ड, मीडियम, इन्होंने अपना अपना रोल, हमारा भी एडी एयर डिफेंस रोल था और हमारी रेजिमेंट ने 7F-86 104 स्टार फाइटर जैसे जहाज को मार गिराया। 71-72 की लड़ाई में काफी जोश रहा हमारे जवानों का, हर ग्रुप का। 1971 की जंग में भारत की पाकिस्तान पर विजय के अवसर पर आज रेवाड़ी में रेजांगला शौर्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था। भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि हम वहां जल्द अमन चैन की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने 9 माह में अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार किया था और सेना के बेहतरीन साहस के कारण 13 दिन में युद्ध जीत लिया। वह सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो 71 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की और बांग्लादेश के भीतर जाकर 13 दिन के अंदर एक निर्णायक युद्ध किया, जिसके अंदर 93,000 से ज्यादा सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर भी है, मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी है। ये बेहतरीन भारतीय सेनाओं के कार्य करने की शैली का एक नतीजा था कि एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े थे, उन दोनों में से एक बांग्लादेश को जन्म देने का काम किया। आज ही का दिन था। वहीं समारोह में पहुंची युद्ध वीरांगनाओं एवं शहीदों के परिजनों ने सम्मानित किए जाने पर आयोजित समिति का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से उन्हें काफी खुशी मिलती है। में शहीद हो गए थे और अजय कप्तान साहब हमें हर साल यहाँ बुलाता है, सम्मानित करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। 2 शहीद सदैव भाई नायक सिंहराम वीर चक्कर और सिपाही राम का दोनों सगे भाई थे, जो एक ही मोर्चे पर 1962 में शहीद हुए थे। और दोनों की शहादत जो है यहाँ मतलब बलिदान हुआ था, जिनको जो है चाइना के ऑफिसरों ने, ब्रिगेडियर ने सम्मानित किया था। उनको एक उल्टी राइफल लगा के, हेलमेट लगा के सलूट दिया था। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज पलवल की पूर्व सैनिक कल्याण समिति पलवल ने हुड्डा चौक से लेकर शहीद स्मारक तक विजय दिवस पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में पूर्व सैनिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट और स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प वर्षा कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कैप्टन विजेंद्र पौसवाल ने बताया कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में पलवल जिले के 7 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। अमर शहीदों की याद में ये पदयात्रा निकाली गई है ताकि युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बढ़े।
सन 1971 में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्होंने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस युद्ध में जिले के भी 7 सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन सब की याद में, उस जीत की खुशी में ये हम यात्रा हर साल निकालते हैं। इस दौरान पूर्व सैनिक रामकृष्ण चौहान व सतबीर सिंह ने कहा कि युवाओं को शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, शहीदों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वे युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं। को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली जाती है। लोगों को जागरूक करना है, युवाओं में जोश भरना है, देश के प्रति उनको ये मैसेज जाए कि भाई जो लोग शहीद होते हैं, देश के ऊपर प्राण न्यौछावर करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार से याद किया जाता है हर साल और उनका जो समाज में बहुत बड़ा सम्मान है। अपने युवाओं को भी बताता हूँ इस ऐसी सेना में जाके मान सम्मान करें और फौजियों का मान सम्मान गांव वालों को भी, सिविलियनों को भी कहता हूँ ज़्यादा दें और ज़्यादा से ज़्यादा सेना में बच्चों को भेजें। उधर विजय दिवस में भाग लेने वाले पंचकुला निवासी ब्रिगेडियर अवतार सिंह गिल ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में युद्ध से पूर्व की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उस समय की यादें बहुत भयानक व खुशी देने वाली भी रही। उन्होंने बताया कि देश में पहली दफा लड़ाई की तैयारी की, परंतु पता नहीं था कि लड़ाई में क्या क्या होगा। वे जम्मू के सियालकोट क्षेत्र में तैनात थे। 26 इन्फेंट्री डिवीजन की जिम्मेवारी ये थी कि जम्मू से सियालकोट के बीच में सड़क बनी हुई थी जिसे दुश्मन आसानी से भारत में न घुस पाए। 3 दिसंबर को युद्ध आरंभ हुआ। 4 दिसंबर को जम्मू से शंभ के बीच में चिकन क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने का काम किया। यह हमारा डिवीजन जो था 26 इन्फेंट्री डिवीजन था जो कि जम्मू में तैनात है। उनका ये मुद्दा उनका ये था, उनकी तैयारी ये थी कि दुश्मन जो है वो जम्मू ना घुस सके, क्योंकि जम्मू सियालकोट एक पुरानी सड़क है, डायरेक्ट रोड है। 1947 से वो सड़क कायम है और उसके इर्द गिर्द हम लोगों ने पूरी तैयारी की और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। ये 3 दिसंबर को अचानक हमें सुबह सुबह बुलाया गया। हवाई अटैक हुए जो कि सबको पता है, पाकिस्तान ने अटैक किया और हमें 4 दिसंबर को हम लोगों ने भी हमारी भारतीय सेना ने एक चिकन नेक जगह है सियालकोट सेक्टर के अंदर, जम्मू और छम के बीच में है वो पोर्शन, वहाँ से उसको पकड़ने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए हम लोगों ने, हमारे डिवीज़न ने भी अटैक की तैयारी की और 4 तारीख को अटैक किया और उसको 6-7 तारीख तक हमने अपने कब्जे में लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान, नेत्र जांच और स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोरनी के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरोग्यम बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया बेबाक वक्ता तो थे ही, अपनी विशिष्ट शैली के कारण वे जनमानस के दिलों में राज करते थे। लंबे समय तक उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उनकी जयंती पर शिविर लगाना समाज सेवा का कार्य है और सभी रक्तदाता बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने माता मनसा देवी गौधाम में बने पक्षियों के रैन बसेरे का शुभारंभ किया। कटारिया जी एक बेबाक वक्ता थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता था। जो कटारिया जी बोलना चाहते थे, कहना चाहते थे, वो बेबाक बोलते थे। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आइस चेकअप कैंप लगा है और हेल्थ चेकअप कैंप लगा है। उनकी याद के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक पुण्य का काम, किसी के जीवन को बचाने का काम उन्होंने किया है। तो मनसा देवी ये कैंपस है और यहाँ गौशाला ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पक्षियों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की है और बधाई के पात्र हैं। आज उसका भी उद्घाटन हुआ है।
विजय दिवस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सेना के जवान दिन रात सीमाओं पर खड़े रहकर पहरा देते हैं, जिससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। आज हम विजय दिवस के अवसर पर उन सभी को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। जिन हमारे नौजवान साथियों ने इस भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है, मैं उनको आज इस अवसर के ऊपर सभी हमारे जो नौजवान साथी थे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन सबको नमन करता हूं। लगातार हमारे आर्मी के ही जवान हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं आज विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई रेखा शर्मा ने आज संसद में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ लेने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सांसद के तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगी। उन्होंने हरियाणा में महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर भी काम किया है। इससे पहले वे कई एनजीओ और भाजपा में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। महिलाओं के लिए समाज की सोच बदलना बेहद जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब जमीनी स्तर पर इस पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करना उनका बड़ा लक्ष्य होगा। मैं रेखा शर्मा जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई और महिला उच्च पदों पर नहीं पहुंची। जो योग्य थी उन्हें आगे आने का मौका नहीं दिया गया। भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस को इमरजेंसी का दौर भी नहीं भूलना चाहिए। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जाकिर हुसैन अपनी असाधारण रचनात्मकता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि वे भारत और पश्चिम की संगीत परंपराओं के बीच एक सेतु थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले गए। जाकिर हुसैन अपने पीछे एक समृद्ध विरासत और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जाकिर हुसैन को एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी थी। पीएम ने कहा कि उनकी प्रतिष्ठित प्रस्तुतियां और भावपूर्ण रचनाएं संगीतकारों और संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज किसानों ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला। अंबाला में भी आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च में अन्य जिलों के किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और दोहराया कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा। उधर हिसार के हांसी में किसान ट्रैक्टर पर रामायण टोल से मिनी सचिवालय तक पहुंचे। कैथल में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत माजरी ने कहा कि किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। उनकी सेहत निरंतर गिर रही है। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार की होगी। जोरों पर है हमारे आदरणीय सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल एमएसपी के लिए और किसानों की और मजदूरों की मांगे, मजदूरों को 700 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मनरेगा के अंदर ये मांगे हैं। इन मांगों को पूरी करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए डल्लेवाल सिंह ने अनशन कर रखा है। अगर हमारे किसान आगू को कुछ हो जाता है तो इस देश के कोने कोने के अंदर आंदोलन देखने को मिलेगा। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च और 18 दिसंबर को प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रशासन ने
से अनुमति लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। जहां तक रेल रोकने की बात है तो किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। किसान किसी और तरीके से प्रदर्शन करें ताकि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी को परेशानी भी न हो। निकालने की बात शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे इनको नहीं करना चाहिए। लाखों लोगों को परेशानी होती है और पंजाब में ही जाने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी, पंजाब के लोगों को ही तकलीफ होगी। इसलिए किसी और तरीके से करें प्रदर्शन कि इनकी आवाज भी उठती रहे और किसी काम में बाधा भी ना पड़े। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आज नरवाड़ा में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में कोई पार्टी पहल नहीं कर रही है। राज्यसभा और लोकसभा में किसानों की आवाज उठनी चाहिए, लेकिन संसद में सिर्फ अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यवाही चलने नहीं दे रही है। आज किसानों के मुद्दे पर सारा विपक्ष चुप है। अभय चौटाला ने कहा कि सबको दिल्ली जाने का हक है, पर प्रदेश सरकार ने किसानों को रास्ते बंद करके रोक रखा है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई केवल पंजाब की नहीं है, सभी को मिलकर आंदोलन को बड़ा करना होगा, तभी सरकार सुनेगी। अनशन से सरकार झुकने वाली नहीं है। उस किसान आंदोलन का न केवल हमने समर्थन किया, बल्कि उसका हिस्सा थे। उनके बीच में रह करके उस आंदोलन को मजबूत करते थे। एक समय ऐसा भी आया था कि मुझे जब बॉर्डर पे बैठे किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि भी आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, मैंने इस्तीफा दिया। सरकार के तो इस आंदोलन को बड़ा करने की जरूरत है, इसको और अच्छे ढंग से लड़ने की जरूरत है। किसान नेता जो 1 वर्ष तक हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे रहे 13 महीने, आज कहा है कि आज उनको फिर से जुट करके इस लड़ाई को आगे नहीं लेकर के जाना चाहिए। ये अकेले पंजाब के किसान की लड़ाई नहीं है। जो MSP की डिमांड है वो पूरे देश के किसान की है। हम वो कायदा तौर पे दिल्ली तक सरकार की तरफ से भेजने का काम करते हैं और हर तरह की किसान की मदद करते हैं, उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देते। सरकार ने खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान जीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में कल कश्मीर पीस लवर्स की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का मुकुट है और शांति का प्रतीक है। आगे भी ये शांति अमन बना रहना चाहिए, इसके लिए प्रयासरत लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में आकर कश्मीर की एक सुखद तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। इस दौरान कश्मीर की शांति के लिए प्रयासरत लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि कार्यक्रम में युवाओं के योगदान व प्रतिभा को देखकर खुशी का अनुभव हो रहा है। अपनी कश्मीर यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वहां बहुत प्राचीन मंदिर हैं, वहां के लोगों ने ऐसी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेज रखा है। ये बहुत हर्ष का विषय है। सीएम के OSD डॉक्टर राज नेहरू ने कहा कि कश्मीर पीस लवर्स संस्था का उद्देश्य हमारी संस्कृति को प्रस्तुत कर आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के साथ उन्हें भी कश्मीर यात्रा का मौका मिला और इस दौरान विभिन्न प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए। सरकार भी ऐसी सांस्कृतिक विरासत के विकास में सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल चंडीगढ़ स्थित अपने निवास पर प्रदेश भर से आए सैन समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर सैन समाज के लोगों द्वारा कुरुक्षेत्र में धर्मशाला संबंधी मांग पर आश्वासन देते हुए सीएम ने कहा कि समाज की इस मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी को घर बैठे ही मिल रहा है।
विकासात्मक कार्यों के साथ साथ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए नई नई कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति के हित के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उसी का परिणाम है कि लोगों ने उन नीतियों पर विश्वास जताकर देश और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार पर जो विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और हरियाणा को तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर केशकला बोर्ड के चेयरमैन यशपाल ठाकुर सहित सैन समाज के विभिन्न जिलों से आए जिला अध्यक्ष और समाज के लोग उपस्थित थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति योगदान और बेहतर प्रबंधन से कई बार मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाला फतेहाबाद जिले के जाखन दादी का राजकीय मिडिल स्कूल पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुका है। स्कूल के अध्यापक हरजिंदर कंबोज और अध्यापिका आशा रानी ने बताया कि हमने अपने वेतन से करीब 3 लाख रुपए खर्च कर स्टाफ सदस्यों और ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयासों से प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्कूल में फुलवारी तैयार की है। यहां फ्लावर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर रामजी जयमल के सहयोग से 52 किस्मों के फूल लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिले भर के स्कूलों को यहां से निःशुल्क पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये अभियान अब देश के 8 से 10 अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। इस अभियान में ग्राम पंचायत और छात्रों की भागीदारी भी काबिले तारीफ है। गरीब बच्चों के लिए जो भी इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं सब हम अपने पास से उसको, जितना भी ग्रीनरी का काम है, पार्क वगैरह तैयार किए गए हैं, पौधे हमने अपनी तनख्वाह से लगाए हैं और ये एक नर्सरी की स्थापना की है, ये भी हमने अपने पास से की है। और अभी हमने एक टंकी बनाई है पानी की, वो भी स्टाफ ने अपने सहयोग से की। हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के साथ मिलकर हमें चलना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे। जैसे अभी प्रधानमंत्री की पीछे एक स्कीम चली हुई थी कि एक पौधा माँ के नाम, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और पौधे बांटे। जो हमारे स्कूल ने मुहिम चलाया है पौधे वितरण करने का, मेरे हिसाब से ये पर्यावरण को शुद्ध करने का एक बेहतर तरीका है और हमें हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए। अगर हम खुद की मेहनत नहीं कर सकते तो दूसरे की मेहनत का जरूर हमें अंदाजा होना चाहिए। उसके थ्रू इन पौधों को हम ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करके प्रकृति को खूबसूरत बनाने में अहम भागीदारी दे सकते हैं। और इसके लिए जो हमारे मुख्याध्यापक जी हैं श्रीमान जी श्री संदीप संधा सर, वो बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं और मेरा मानना है कि सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। पर इस मौके पर स्कूल की छात्राओं ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारा स्कूल पर्यावरण के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है। पौधारोपण से न केवल हमारी धरती हरी भरी होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के जागरूकता स्लोगन हमें पर्यावरण बचाने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अध्यापक पौधे वितरित कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। वो हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को भी दे रहे हैं जो हम अपने घर पर जाकर लगाते हैं और इनसे हमें बहुत लाभ होता है। जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमारे स्कूल में बहुत से प्रकार के पौधे हैं जैसे कि फलों के फूलों के। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से फूल पौधे लगे हुए हैं जिससे कि हमारे स्कूल का वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है और हम जब भी यहाँ आते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। पीजीआई चंडीगढ़ में 14-15 दिसंबर को राष्ट्रीय मेडिकोज संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के 100 से ज्यादा डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के अलावा विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों और सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मेडिकोज संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर CB त्रिपाठी ने की। कल बैठक के अंतिम दिन
एनएमओ के पंजाब के अध्यक्ष व पीजीआई सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर जेएस ठाकुर ने बताया कि गैर संचारी रोगों की तरह वायु और जल प्रदूषण भी सेहत के लिए गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इससे बचाव के लिए योजनाओं के साथ जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। देश में तेजी से बढ़ रही गैर संचारी रोगों के इलाज और इस पर नियंत्रण के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एनएमओ को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि बैठक में रणनीति बनाई गई कि इन बीमारियों की स्क्रीनिंग की सरल और सर्व सुलभ व्यवस्था व्यापक स्तर पर होनी चाहिए ताकि लोग समय रहते जांच इलाज करवा सकें। कार्यक्रमों के द्वारा हम मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं और उनको रिफाइंड करें। ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें मेडिकल स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उनमें हम जो सेवा का भाव और राष्ट्र का भाव पैदा कर सकें। लोगों का बेनिफिट ये है कि ये जो मेडिकल कैंप कर रहे हैं लोगों के लिए तो कर रहे हैं। जो छोटे छोटे गांव मोहल्लों में देहात में बने हुए हैं वो कम पैसे में कैसे जनता का इलाज बेहतर कर सकें, इसके लिए भी हम चिंता करते हैं। अब बाकी जो क्वेकरी है। एनएमओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सीबी त्रिपाठी ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक के पहले दिन स्वास्थ्य और नशा मुक्त भारत थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब विश्वविद्यालय और पीजीआई MER के छात्रों ने सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।